जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्या है कि बीसी मतलब बीएसएससी जो इंटर लेवल आपको जो भर्ती आई है 2023 उसके जो जीके जीएस का जो आपको सेक्शन है उसका हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिदिन जो है आपको क्लास एनालिसिस करते हैं। आज भी उसका जो है आज 9वां क्लास है। इसके अलावा देखिए कि बीपीएससी जो टीचर की जो है आपको वैकेंसी आने वाली, इसके अलावा जो है आपको बिहार दरोगा का जो है वो आपको बम्पर बहाली आई है। तो साथियों, हम लोग क्या करेंगे कि जो जीके जीएस होता है लगभग लगभग सभी एग्जामों के लिए जो होता है वो आपको एक ही होता है, बस थोड़ा सा यह होता है कि उसके पैटर्न कुछ अलग होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज हम लोग क्या करेंगे कि लगभग सभी प्रकार के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे कि आपको जीके जीएस का जो आपको टॉपिक है उसका एनालिसिस करेंगे। इससे पिछले अगर आप 8 क्लास को नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से क्या है कि आपको प्रक्षेपित किया गया था। मतलब ये जो मंगलयान है ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो आपको श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा जो है वो आपको किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है देखिए कर्नाटक, उसके बाद है आपको केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये जो श्रीहरिकोटा है वो आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और इस मंगलयान को जहां से आपको प्रक्षेपित किया गया था वो था आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो मंगलयान है इसको जो प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर 2013 को, तो यह मंगल की कक्षा में जो है वो आपको कब पहुंचा था? तो याद रखिएगा 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में जो था साथियों वो आपको पहुंचा था। तो यहाँ से एक बात आएगी कि इस समय जो इसरो के डायरेक्टर थे वो कौन थे, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो होते हैं ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, इस समय जो आपको इसरो के डायरेक्टर थे वो आपको डॉक्टर के राधा कृष्णन थे। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कौन थे, तो डॉक्टर के राधा कृष्णन। और अभी जो है अब जो नए एग्जाम से होते हैं उसमें ऐसे प्रश्न जो होते हैं काफी ज्यादा जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक चीज और भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि जब आपको चंद्रयान 1 जब प्रक्षेपित किया गया था वो कब प्रक्षेपित किया गया था? तो साथियों याद रखिएगा कि ये जो आपको चंद्रयान 1 है यह जो आपको प्रक्षेपित किया गया था वो आपको कब, तो यह आपको 22 अक्टूबर, ठीक है ना, 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। और इस समय जो इसरो के डायरेक्टर थे वह कौन थे, तो जी माधवन नायर थे। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाएंगे कि जब आपको चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किए गए थे उस समय आपको इसरो के डायरेक्टर जो थे वो कौन थे, तो कहेंगे जी माधवन नायर, ठीक है ना। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, जी माधवन नायर। और यह जो है आपको माधवन नायर, और यह आपके एग्जाम में जो है पूछे गए प्रश्न है। और इसी प्रकार से याद रखिएगा कि चंद्रयान 2 के समय जो इसरो के डायरेक्टर थे वो आपको के सिवन थे, और चंद्रयान 3 के समय जो इसरो के डायरेक्टर थे वो आपको मतलब कौन, तो हम कहेंगे आपको एस सोमनाथ, ठीक है ना। और भारत जो है आप जानते होइएगा कि चंद्रमा के जो आपको दक्षिणी ध्रुव है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो है पहला देश बन गया था। देखिए, तो जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो आने वाले क्वेश्चन है उसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आप लोग बढ़िया से क्या कह रहा है प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि सुदरक ने मृक्षकटिकम, क्या है ये जो सुदरक है उसने क्या किया जानते हैं कि आपको मृक्षकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की क्या किया, रचना किया, जो कि आपको संस्कृत भाषा में थी। मतलब ये जो आप देख रहे हैं मृक्षकटिकम किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। और लिखा किसके द्वारा गया था, तो यह आपको सुदरक के द्वारा लिखा गया था। तो वही पूछ रहा है कि मृक्षकटिकम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो देखिए कह रहा है छोटी चिड़िया, मिट्टी की छोटी गाड़ी, उसके बाद है छोटी मछली, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको मिट्टी की छोटी गाड़ियां। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, और ये सभी जो है 2015 के जो बीएसएससी का जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम हुआ था उसमें ये क्या किया गया था कि आपको पूछा गया था। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं मिक्स कटिकम, इसमें जो आपको कहानी का जो केंद्र है वो आपको कौन है, तो देखिए तो मिक्स कटिकम में जो कहानी का केंद्र किया मतलब केंद्र शहर है वो आपको उज्जैन है। तो ये भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि मिक्स कटिकम नामक जो नाटक है उसमें किस शहर के बारे में चित्रण किया गया था, क्या कहेंगे, तो आपको उज्जैन के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। देखिए 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है साथियों, इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिए कह रहा है
गोदान, उसके बाद है आपको गबन, गोरा, रंगभूमि। तो साथियों ये जो गोदान देख रहे हैं ये आपको 1936 में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया था। गबन है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए हैं। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही क्या है कि आपको लिखे गए। तो ये जो देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर सी, यह आपको जो गोरा है यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखे गए। तो यहाँ से एक बात आएगी कि गोरा नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो लिखा गया है वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, वही व्यक्ति जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान की क्या किए थे कि आपको रचना किए थे। और भारत के राष्ट्रगान को गाने में जो है आपको कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 52 सेकंड का जो है आपको समय लगता है राष्ट्रगान के गायन अवधि में। और इस राष्ट्रगान को जो है कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को जो है वो आपको संविधान सभा द्वारा इसे क्या किया गया था कि आपको अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है साथियों वो आपको राइट हो जाएंगे। तो देखिए, तो जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे क्या करेंगे कि बढ़िया से देखते चलेंगे, ठीक है ना। और मुंशी प्रेमचंद इनको हम लोग उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते थे। कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि उपन्यास सम्राट के नाम से हम किन्हें जानते हैं। तो याद रखिएगा कि उपन्यास सम्राट के नाम से जो जाना जाता है वो आपको मुंशी प्रेमचंद्र को जो है वो आपको जाना जाता है। तो 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है सी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग भी इसे बढ़िया से क्या कीजिए देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि भोपाल क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश का एक क्या है शहर है। तो देखिए कह रहा है कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है, क्या है एक फिल्म है जो आपको क्या था कि 2014-15 में जो था वो आपको हाल में प्रदर्शित हुई थी, मतलब उस समय की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कह रहा है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है, क्या है आधारित, मतलब कि ये जो फिल्म है ए प्रेयर फॉर ए रेन वो किस पर आधारित है, तो आपको एक औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को, जैसा कि आप जानते होइएगा कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी है इसकी क्या हुई थी कि आपको घटना हुई थी। तो कह रहा है कि इसमें किस गैस का वास्तव में रिसाव हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है क्लोरीन, अमोनिया, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसके अलावा आपको बोरोन ट्राई क्लोराइड। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं मिक गैस, क्या है मिक गैस। इसी का क्या हुआ था कि आपको रिसाव हुआ था, ठीक है ना। और यह जो आपको भोपाल में संयंत्र था वो अमेरिकी कंपनी जो है यूनियन कार्बाइड उसी की क्या थी कि आपको कंपनी थी, ठीक है ना। और इसी में जो है आपको जहरीली जो आपको क्या है कि दवाएं जो बनाई जाती थी, ठीक है ना, तो इसी में क्या होता था कि आपको एक रात गैस की रिसाव होती है, जिस वजह से क्या होता है कि भोपाल में जो होता है एक भयंकर जो है औद्योगिक दुर्घटना जो होती है वो आपको घटती है। तो ये जो देख रहे हैं चार्ट, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 5 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का क्या है जानते हैं कि आपको परित्याग कर सकता है, क्या है परित्याग जो है वो आपको कर सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से कह रहा है कि जब यह परित्याग करेगा तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। मतलब ये जो मुखिया जी है क्या करेंगे कि स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का त्याग कर सकते हैं, ऐसा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो है आपको प्रावधान किया गया। तो ये अपना जो है त्याग पत्र किसे देंगे, तो वह आपको जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। और एक चीज याद रखिएगा कि जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 है इसके अनुसार क्या है कि अगर पंचायती राज का कोई भी सदस्य जो है अगर आपको वह त्यागपत्र देता है तो 7 दिनों के अंदर जो होगा उसका त्यागपत्र जो होगा वो आपको स्वीकार किया जाएगा। तो 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ही महिलाओं को क्या है कि आपको पंचायती राज की संस्थाओं में 50% जो है वो आपको आरक्षण दिया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और पंचायती राज जो है स्थानीय स्वशासन का क्या है कि आपको एक हिस्सा है। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में, पहले इसे आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बढ़िया से चर्चा करेंगे, आप लोग इसे पहले देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। मतलब कि दल बदल को क्या करता है कि आपको रोकने का जो काम करता है वो आपको कौन सा। तो देखिए कह रहा है अनुच्छेद 105, उसके बाद कह रहा है 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको 10वीं अनुसूची। तो ये जो 10वीं अनुसूची है ना ये आपको संविधान में कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची जो होती है 1985 में जो है संविधान में जोड़ा जाता है कि संविधान संशोधन द्वारा। तो याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो होता है आपको दल बदल जो होता है, ठीक है ना, इसके निरोध के लिए जो होते हैं आपको कानून बनाए जाते हैं 1985 में। और इस समय जो प्रधानमंत्री होते हैं वे आपको राजीव गांधी होते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है
कि दल बदल कानून जो है वो आपको किस पर लागू होता है। तो देखिए, तो दल बदल कानून जो होता है साथियों, वो आपको सांसदों और विधायकों पर क्या होते हैं कि आपको लागू होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 8वीं अनुसूची। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं 8वीं अनुसूची, इसका जो संबंध है वो आपको अनुसूचित भाषाओं से, किससे है, भाषाओं से। और अभी जो है 8वीं अनुसूची में आपको जो मान्यता प्राप्त भाषा है उसकी संख्या जो है वो आपको 22 है। फिर है अनुच्छेद 105। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 105 जो है संसद में क्या है कि आपको फ्रीडम टू, क्या है कि आपको स्पीच से संबंधित है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि संसद में फ्रीडम टू स्पीच से संबंधित जो आपको अनुच्छेद है वो आपको कौन है, तो आप क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको अनुच्छेद 105 है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 6 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं, मतलब 7 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए प्रश्न को देखिए, प्रश्न बड़ा लंबा है लेकिन इसका आंसर जो है वो आपको बड़ा छोटा है। देखिए, ये 2015 में जो आपको बिहार सीजीएल का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था उसका यह पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की जो धारा है 198, क्या है, 198, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 198 में धन विधेयक पारित करने की क्या है कि विधि जो है वो आपको प्रावधानित है। मतलब कि धन विधेयक जो है उसे पारित करने की जो विधि है, कानून है, वो आपको किस में है जानते हैं, तो आपको 198 में जो है आपको धारा में है, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि विधान परिषद धन विधेयक को क्या करता है कि आपको रोक लेता है, क्या है, रोक लेता है, तथा उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों के बाद इसे, मतलब कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। तो देखिए, तो साथियों, अगर धन विधेयक को विधान परिषद अपने पास अगर रोक लेता है तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा जानते हैं कि 14 दिनों के बाद जो हो जाएगा इसे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको धन विधेयक के संदर्भ में क्या है कि आपको विधान परिषद को कोई अधिकार नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी कल्पना जो करेंगे राज्य विधानमंडल में वो आपको विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, संसद में इसकी परिकल्पना कौन करेंगे, तो वे आपको लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो धन विधेयक है इसका उल्लेख जो है वो आपको कहाँ है, तो देखिए, तो धन विधेयक जो है साथियों, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 110 में, तो इसको आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज और याद रख सकते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका जो है उल्लेख कहाँ है, तो देखिए इसका उल्लेख जो है वो आपको अनुच्छेद 100 कितना है, तो आपको 12 में है। फिर यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, वित्त विधेयक। तो ये जो आप देख रहे हैं वित्त विधेयक, इसका जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है, तो अनुच्छेद 117 में है। तो साथियों, ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए कितना बार पूछा गया प्रश्न है कि धन विधेयक का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है, तो क्या कहेंगे, अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 112 में। और वित्त विधेयक कहेंगे तो अनुच्छेद 117 में। तो सारे प्रश्नों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 8 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51, ठीक है ना, लाल है यहाँ, साफ बुझा ही नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 51, ठीक है ना, ये जो संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 है, नागरिकों के, ठीक है ना, मौलिक अधिकार से क्या है कि आपको संबंधित है, क्या है, संबंधित है। बिल्कुल गलत है, नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। तो साथियों, इसे जो लाया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो यह आपको 1976 में जो है वो आपको हुआ था। और ये जो देख रहे हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, यह मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जो है वो आपको कहाँ से प्रेरित है, तो ये आपको रूस और तत्कालीन उस समय क्या कहेंगे तो सोवियत संघ से जो है वो आपको प्रेरित है। और इसकी जो चर्चा है संविधान के भाग 4 के क्या है कि आपको ए में जो है इसकी चर्चा है। तो सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और भारतीय नागरिकों को जिस समय मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान में 1976 में, उस समय आपको 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। लेकिन 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जो है बढ़ा दिए गए, जो है आपको 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है वो आपको निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो वाले, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी जो मौलिक कर्तव्य है इसकी संख्या जो है कितनी है, तो कहेंगे अभी जो है 11 मूल कर्तव्य है, तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद जब 1976 में जोड़ा गया था तो कितना था, तो उस समय जो था वो आपको 10 था। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 में क्या करें, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से, प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा,
74वां संविधान संशोधन। तो साथियों ये जो 74वां संविधान संशोधन है, इसका जो संबंध है ना, वो आपको नगर पालिका से, किससे है? नगर पालिका से। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना, इसे जो है आपको संविधान में कब जोड़ा गया था? तो देखिए, तो ये जो 74वां संविधान संशोधन है, यह जो होता है 1992 में। कब होता है? 1992 में। लेकिन यह संशोधन जो लागू होती है, ठीक है ना, वो आपको कब? तो देखिए, तो 74वां संविधान संशोधन जो लागू होती है 1 जून 1993 को, और इसके तहत जो है नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी जाती है, और वह अनुसूची होती है 12वीं अनुसूची। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आप क्या कहोगे? तो यह आपको नगर पालिका से। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? कहोगे नगर पालिका से। 74वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 1992 में, ठीक है ना, मतलब 1992 में यह संशोधन जो है वो आपको हुआ था, और 1 जून 1993 को यह संशोधन लागू हुआ था। तो यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जब 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो इसमें क्या हुआ कि नगर पालिका के लिए जो है वो आपको 18 कार्य जो है वो आपको वर्णित किए गए थे। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और पंचायती राज के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 29 प्रकार के कार्यों। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कह कि प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? तो साथियों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो आपको जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर, ठीक है ना। दूसरी बात कि जीवी मावलंकर को हम लोग लोकसभा का क्या कहते हैं? तो आपको पिता कहते हैं। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरी बात, वर्तमान में पूछेंगे लोकसभा अध्यक्ष तो आप कहोगे ओम बिरला। क्या कहेंगे? ओम बिरला। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे तो आपको जीवी मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष तो वे हो जाएंगे कौन? जानते हैं? तो वह आपको सुमित्रा महाजन। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछे जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारत में जो लोकसभा का गठन होता है वो आपको कब होता है ये भी तो पूछे जाएंगे। तो देखिए, तो 1952 में होता है, ठीक है ना। लोकसभा का प्रथम चुनाव जो होता है 1952 में होता है, या प्रथम आम चुनाव कहेंगे 1952 में होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 में, क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो देखिए, तो विधानमंडल वाले जो अभी राज्य है वो कौन कौन है देख लेते हैं। महाराष्ट्र है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश भी है। पश्चिम बंगाल है तो नहीं है। बिहार है तो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखिए, तो महाराष्ट्र में विधान परिषद के कितनी सीटें हैं? तो देखिए, तो महाराष्ट्र में जो है वो आपको 78 है। उत्तर प्रदेश में 99, बिहार में 75 है। उसके बाद आ जाइए कर्नाटक को भी याद रखिएगा। कर्नाटक में जो है तो आपको 75 है। बच गया इधर कौन? तो आपको आंध्र प्रदेश, और एक आपको तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। तो देखिए, तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की जो सीटें है वो आपको 50 है। और अगर हम बात करते हैं तेलंगाना में, कहाँ बात करते हैं? तेलंगाना में, तो यहाँ पर जो हो जाएंगे वो आपको कितने जानते हैं? तो आपको 40। तो देखिए, तो विधान परिषद वाले टोटल जो राज्य है उसकी संख्या कितनी है? तो देखिए, एक तेलंगाना, एक जो है आपको आंध्र प्रदेश, 2 इधर से हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कर्नाटक देख लीजिए, बिहार, ठीक है ना। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो विधान परिषद वाले अभी जो राज्य कितने हैं? तो आपको 6 है। मतलब कि भारत के 6 राज्य में द्विसदनीय जो है वो आपको विधानमंडल है। तो इसे आपको याद रखना है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। चलिए 12 में क्या कह रहा है इस पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, यहाँ कह रहा है साथियों कि बिहार में लोकसभा की जो है आपको 40 सीटें। क्या है? 40 सीटें। कितना सीटें हैं? 40 सीटें है। राज्यसभा की जो है वो आपको कितनी सीटें, यह पूछा जा रहा है बिहार में, ठीक है ना। तो साथियों बिहार में राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो आपको कितनी है? तो आपको 60 है। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं लोकसभा, क्या है? लोकसभा, इसकी सीट है कितनी? 40। राज्यसभा का कितना? 16। और यहीं से पूछेंगे विधानसभा का। तो बिहार में विधानसभा की जो सीट है वो आपको कितनी है? तो वो आपको यानी कि 243 है। और इसमें पूछेंगे विधान परिषद की सीट कितनी है साथियों? तो विधान परिषद की जो सीट है बिहार में वो आपको कितने हैं? तो आपको 75 है। तो देखिए, तो यहाँ से आपको यह संकेत मिल रहा है कि विभिन्न राज्यों के जो आपको क्या है कि लोकसभा राज्यसभा जो सीटें है, विधान परिषद की सीटें है, उसको आप याद कर लीजिए। यहाँ से संकेत यही मिल रहा है, ठीक है ना। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे ये प्रश्न। चलिए अब चलते हैं 13 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है अच्छे से या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि सामान्यतः विधानमंडल के
ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या, ठीक है ना, निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है। मतलब कि विधान परिषद में जो होगा ना, वो आपको अधिकतम सदस्य जो है आपको कितना हो सकता है, तो उस राज्य की विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 हो सकता है। क्या है, 1/3 हो सकता है। जैसे देखिए कि बिहार में विधानसभा की कितनी सीट है, 243 है, तो इसका 1/3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको 81। क्या है, 81। इसका मतलब ये हो गया कि बिहार में अधिकतम जो है विधान परिषद की जो सीट की संख्या होगी 81 होगी, लेकिन अभी है कितना, तो आपको 75 है। लेकिन इसमें पूछ देगा कि बताइए कि कम से कम जो है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, तो विधान परिषद सदस्यों की जो संख्या है कम से कम जो है वो आपको 40 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। विधान परिषद के कम से कम सदस्य कितने हैं, 40। इसमें पूछेंगे विधानसभा का अधिकतम सीट कितना होगा, तो देखिए, तो विधानसभा का अधिकतम सीट कहेंगे तो वो आपको 500। देखिए, इस सब आपको याद रखना है कि विधानसभा का अधिकतम सीट कहेंगे तो कितना, 500, और न्यूनतम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वह आपको यानी कि 60 होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद है। जैसे देखिए कि आपको सिक्किम, क्या है, सिक्किम इसके अपवाद है। सिक्किम के अलावा आइएगा तो वो आपको दूसरा याद रखिएगा, वो आपको मिजोरम, क्या है, मिजोरम। मिजोरम के अलावा जो हो जाएंगे वो आपको गोवा, क्या है, गोवा। तो साथियों, सिक्किम में विधानसभा की सीटें है 32, मिजोरम और गोवा में जो है 40 है, तो यह आपको अपवाद है। क्या है, अपवाद है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आगे होंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किन्हीं लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ सुनिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि मैकमोहन रेखा, ठीक है ना, भारत और चीन की सीमा क्या करती है, कि आपको तय करती है। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है, तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में है, इसका निर्धारण जो होता है वो आपको 1914 में होता है। कहा था आपको, शिमला में, ठीक है ना। और यह मैकमोहन रेखा जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है डूरंड लाइन, तो देखिए, तो डूरंड लाइन जो है ना वो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो ऑप्शन नंबर जो ये है साथियों, इसका ये क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि विभिन्न देशों की जो सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है, उसको आपको याद कर लेना है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 15 में। कह रहा है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो साथियों, भारत में जो है जंगली गधे जो पाए जाते हैं वो आपको कच्छ के रण यानी कि गुजरात में जो है वो आपको पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर आपको सुंदरबन तो देखिए, तो सुंदरबन जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या है, कि आपको प्रसिद्ध है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, और एक याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। ये दोनों जो है यह आपको कहाँ है, तो देखिए ये दोनों जो है साथियों असम में, क्या है, असम में। तो देखिए, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो आपको हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए। कभी कभी जंगली जीव और उससे संबंधित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ दिए जाते हैं। और काजीरंगा जो है एक सिंग वाले जो है आपको गेंडे के लिए क्या है, कि आपको प्रसिद्ध है। तो देखिए, एक सिंग वाले जो गेंडे है वो आपको कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए, तो एक सिंग वाले जो गेंडे है वो आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में क्या करा है इस पर बात करते हैं। चलिए, तो आप लोग देखिए इसे क्या करा है कि जब बैरोमीटर का पारा क्या होता है कि अचानक गिर जाए, क्या हो जाए, अचानक गिर जाए, तो यह किसका घोतक है। तो साथियों, जब बैरोमीटर का क्या होता है कि पारा अचानक गिरता है तो समझ जाइएगा कि वह आंधी और झंझावत का क्या है, कि आपको संभावना है, ठीक है ना। लेकिन इसी में पूछेंगे क्या, कि बताइए कि जब बैरोमीटर का जो पारा है वो आपको धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, तो ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो साफ मौसम होने का क्या करता है, कि आपको संकेत देता है। क्या देता है, संकेत देता है, ठीक है ना। और जब वो नीचे धीरे धीरे आता है तो इसका मतलब है कि वह क्या है, कि वर्षा की संभावना है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, अचानक गिरेगा तो क्या कहेंगे, आंधी या झंझावत। धीरे धीरे ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा, मौसम जो कि साफ होगी, क्या होगी, साफ होगी। और जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो समझ जाइएगा कि वह वर्षा क्या है, कि आपको होगी, इसका वह संकेत देता है। तो 16 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 17 में। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महासागर से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है प्रशांत महासागर, उसके बाद है आपको
अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, वो आपको प्रशांत महासागर हो जाएगा। और याद रखिएगा, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी जो है वो आपको प्रशांत महासागर है। तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपको ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा नंबर में तो आप याद रखिएगा अटलांटिक महासागर, और इसकी जो आकृति है कभी कभी पूछ दी जाती है, तो यह आपको एस अंग्रेजी के एस अक्षर के समान इसकी क्या है कि आपको आकृति है। हिंद महासागर, इसके बारे में आप याद रखिएगा कि भारत जो है इसी महासागर के माथा पर क्या है कि आपको स्थित है, क्या है स्थित है। तो सारी चीज आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो फर्स्ट नंबर में जो हो जाएंगे प्रशांत महासागर, 2 में आपको अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, और उसके बाद जो है आपको हिंद महासागर। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा कहेंगे तो आपको हिंद हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 18 में, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए होती है, या आपको एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको कैंसर, क्या कह रहा है कैंसर। ऑप्शन बी जो है वो आपको क्या कह रहा है, देखिए वहां, तो ऑप्शन बी जो है साथियों वह कह रहा है आपको यानी कि टीबी, ठीक है ना, जिसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। उसके बाद है आपको पोलियो वायरस, ठीक है ना, इसके लिए पोलियो की खुराक दी जाती है। उसके बाद है आपको एड्स, क्या है एड्स। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। और एड्स जो होते हैं वो आपको HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। तो ये जो एलिसा टेस्ट होते हैं ना, वो आपको HIV जांच के लिए ही आपको किया जाता है, ठीक है ना। और एड्स से क्या होता है कि हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं वो आपको कमजोर हो जाते हैं, और इंसान की क्या होती है, अंततः मृत्यु हो जाती है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 19 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि जो होती है निम्नलिखित में से क्या है। तो साथियों, यह जो होगी वो आपको श्रव्य या क्या है, ऑडिबल हो गया, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं कि आपको सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और इसी में पूछेंगे कि बताइए कि 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होगी वो क्या होगी, तो वह आपको मतलब इंफ्रासोनिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज से कम वाला। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना भाई। चलो तो बढ़िया से 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि जो होगी वो आपको क्या होगा, तो आपको मतलब इंफ्रासोनिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जितनी भी आवृत्ति वाले जो चीज होंगे उसको आपको बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि जो ध्वनि की आवृत्ति होती है उसको हम लोग हर्ट्ज में क्या करते हैं कि आपको मापते हैं। तो 19 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ध्वनि जो है वो आपको एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए चलो क्या कह रहा है, देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में जो है घुलनशील होता है, मतलब जल में घुलनशील विटामिन की बात पूछी जा रही है। तो देखिए कह रहा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो देखिए, तो जल में जो घुलनशील विटामिन होती है ना वो आपको बी और सी होती है, क्या है बी और सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ देंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन होती है। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK, यानी कि एडेक। ये सभी विटामिन जो है किसमें घुलनशील है, तो याद रखिएगा ये सभी विटामिन जो है वो आपको वसा में क्या होते हैं कि आपको घुलनशील होते हैं। तो 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो देखिए, तो विटामिन से संबंधित जो आपको चीजें उसको आपको याद रखना है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम तो आपको याद रखना है रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, ठीक है ना, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे जितने भी विटामिन है सबके आपको रासायनिक नाम को याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 21 में, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, मतलब कि कैल्शियम की आवश्यकता हमें क्यों होती है पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है मांसपेशियों के कार्य करने में, उसके बाद है खून जमने में, इसके लिए तो आपको विटामिन के है क्या, उसके बाद है हड्डियों के विकास में, सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको हड्डियों के विकास में, ठीक है ना, क्योंकि कैल्शियम से जो होता है हमारी जो हड्डियां होती है काफी ज्यादा मजबूत होती है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 22 में, क्या करा है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 क्या है 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच जो है अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। मतलब कि देखिए कि ग्राम सभा की जो बैठक है, ठीक है ना, तो वो बैठक कम से कम साल में जो है 4 होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो है 2 ग्राम सभा के बीच में जो बैठक की निर्धारित अवधि जो है वो आपको कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आपको 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कम से कम जो है प्रत्येक 3 महीना पर जो होगा आपको 1 ग्राम सभा की बैठक जो है आपको बुलाना है। और ऐसा प्रावधान किया गया
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2000 कितना में था आपको 6 में। तो देखिए तो पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन जो है उसको भी आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों, यह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कि पंचायती राज से कई सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं 23 में क्या कर रहा है समझिए। क्या है कि कॉलम एक्स और कॉलम वाई का मिलान कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि आपको कृष्णा क्या है, कृष्णा यह कहाँ से निकलती है या इससे संबंधित जो भी चीजें है उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आसान है हम उसको मिला लेते हैं। तो देखिए नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है क्या, ब्रह्मपुत्र जो है इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, गोदावरी ठीक है ना ये आपको नासिक महाराष्ट्र क्या है महाराष्ट्र, और कृष्णा जो है क्या है तो आपको महाबलेश्वर। तो देखिए तो यहाँ से आपको यही देख लेना है कि ये जो आपको एक है क्या है, एक है ठीक है ना, दो है, उसके बाद जो है आपको तीन है, चार है क्या है चार है। तो देखिए तो इसका आंसर क्या होगा ये हम जान लेते हैं। तो देखिए तो एक का जो है अब देखिए क्या मिलाया गया है, तो एक को आपने मिलाया डी, तो एक का क्या हो जाएगा डी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक के डी जो है वो आपको ढूंढना है, लेकिन देखिए किसी में भी एक का डी जो है वो आपको नहीं है, क्या है नहीं है। चलिए उसके बाद जो है आपको दो का जो है वो आपको क्या हो जाएगा सी, क्या है सी। तो देखिए तो दो का जो है सी किसी में नहीं है, क्या है किसी में नहीं है। उसके बाद जो है आपको तीन, तीन का जो हो जाएगा बी, क्या है बी। तो देखिए तो तीन का बी इसमें है लेकिन शुरू में दो नहीं मिला है। उसके बाद है चार, क्या है चार, तो चार का जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। तो देखिए तो हमको क्या ढूंढना है डी सी बी है। तो देखिए तो किसी में डी सी बी ए है, मतलब कि डी से कोई ऑप्शन जो है शुरू जो है आपको नहीं हो रहा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको बढ़िया से देखना है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, ठीक है ना। और जहां दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। 24 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दी गाइड उपन्यास के जो लेखक है वो आपको कौन है। तो देखिए कह रहा है आर के लक्ष्मण, उसके बाद है आर के सी, उसके बाद है आपको आर के नारायण, क्या है आर के नारायण, और उसके बाद जो है साथियों आपको राज कपूर, क्या है राज कपूर। तो आपको इसको बढ़िया से देखना है। तो देखिए तो ये जो द गाइड उपन्यास है इसके जो आपको लेखक है वो आपको कौन है, तो आपको आर के नारायण। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको क्या हो जाएंगे कि आपको राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस सबको भी आपको देख लेना है कि जितने भी लेखक वाले प्रश्न है सबको आपको देख लेना है। लेकिन इसमें एक व्यक्ति और है जो आपको कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आर के लक्ष्मण। तो इनके द्वारा जो लिखी गई जो आपको क्या है कि जो उपन्यास है उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, क्या है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ क्या कहेंगे तो आपको इंडिया, ये कौन लिखा है बताइए, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। इसके अलावे आपको द मैसेंजर, क्या है द मैसेंजर करके जो आपको उपन्यास लिखे हैं, ठीक है ना, मैसेंजर, मैसेंजर देखिए तो द मैसेंजर, और आपको क्या है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया करके जो आपको मतलब उपन्यास लिखे वो कौन लिखे हैं, तो ये आपको आर के लक्ष्मण। तो इनके उपन्यास का नाम याद रखना है। देखिए और आर के नारायण जो है और भी क्या किए कि आपको उपन्यास लिखे, जैसे कि आपको क्या है द गाइड है, क्या है द गाइड है। द गाइड के अलावा जो है इनका और भी उपन्यास है, क्या है तो आपको द डार्क रूम है, क्या है द डार्क रूम है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो देखिए द क्या कहेंगे तो आपको डार्क रूम, ठीक है ना। इसके अलावा ये इंग्लिश टीचर, क्या है ये इंग्लिश टीचर, ये भी जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं जानते हैं, तो आपको यानी कि आर के नारायण। तो देखिए ये नहीं होगा द इंग्लिश टीचर, क्या है इंग्लिश टीचर, ठीक है ना। ये जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है तो क्या कहेंगे तो आपको आर के नारायण। इसके अलावा पूछेंगे द गाइड, इसके अलावा आपको द क्या है कि आपको डार्क रूम, क्या है द डार्क रूम। उसके बाद है द इंग्लिश टीचर कौन लिखे, देखिए सब उपन्यास का नाम याद रखिएगा, तो आर के नारायण। आर के लक्ष्मण का कहेंगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा द मैसेंजर। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहे हैं उस पर बात करते हैं। देखिए 25 में क्या कह रहा है कि हीराकुंड बांध जो है कहाँ अवस्थित है। तो देखिए तो साथियों ये जो हीराकुंड बांध है ना यह आपको महानदी पर अवस्थित है, कहाँ तो आपको उड़ीसा में, ये याद रखना है। दूसरी बात आपको एक चीज और याद रखना है कि हीराकुंड बांध जो है भारत का क्या है कि आपको सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना। तो ये ऐसे प्रश्न भी बांध से संबंधित, नदी घाटी परियोजना से संबंधित, इस सबको भी आपको बढ़िया से देख लेना। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कहेंगे तो वो आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में स्थापित हुआ था। देश के जो आपको बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना है उसे भारत का जो मंदिर कहे थे वो आपको पंडित नेहरू ने कहे थे। तो जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप इसे
देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती जो है आपको भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो देखिए, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो होने वाली खेती है वो आपको धान की, क्या है, धान की। उसके बाद जो है आपको गेहूं में, क्या है, गेहूं में। तो यहाँ से इस सबके सबसे बड़े उत्पादक राज्य के बारे में जान लीजिए। जैसे देखिए, गन्ना का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आपको उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कपास का कहेंगे तो ये आपको गुजरात में क्या होता है, गुजरात में। धान का सबसे ज्यादा उत्पादन ये आपको पश्चिम बंगाल में, क्या है, पश्चिम बंगाल में। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक तो ये आपको कहाँ होता है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। मतलब यहाँ से विभिन्न फसल और उसके बड़े उत्पादक राज्य, इसको भी आपको क्या करना है कि अच्छे से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है, बी, वो आपको राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं 27 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मालगुडी डेज के रचनाकार जो है वो आपको कौन है। तो देखिए, तो ये जो मालगुडी डेज है साथियों, इसके जो रचनाकार है वो आपको कौन है जानते हैं, तो आपको आर के नारायण है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अभी जो है कुछ देर पहले आर के नारायण की जितनी भी पुस्तक थी सबके बारे में हम लोग क्या किए थे, बात किए थे। जैसे कि आपको द डार्क रूम हो गया, इसके अलावा द इंग्लिश टीचर हो गया, ये सब बात किए थे। अब है कि मुल्क राज आनंद की जो कुछ पुस्तकें है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो कुली हो गया, क्या हो गया, कुली हो गया। देखिए, सभी पुस्तक का नाम हम लिख दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। जैसे आपको कुली हो गया, कौन लिखे है, तो कहेंगे मुल्कराज आनंद लिखे है। कुली के अलावा जो है साथियों द डेथ ऑफ ए हीरो, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्या, तो द डेथ ऑफ ए, क्या कहेंगे, तो आपको हीरो, कौन लिखे हैं, तो आपको मुल्कराज आनंद जो है वो लिखे हैं। इसके अलावा अनटचेबल जो है वो आपको कौन लिखे हैं, तो ये भी आपको यानी कि मुल्कराज आनंद, तो इसे भी आपको याद रखना है। अनटचेबल, क्या है, अनटचेबल नामक जो आपको उपन्यास लिखे कौन, तो आपको मुल्कराज आनंद। देखिए, तो ये जो तीनों उपन्यास है ना वो आपको किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए ये तीनों उपन्यास जो है वो आपको मुल्कराज आनंद के द्वारा जो है वो आपको लिखे गए। तो सबको आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पुस्तक से संबंधित जो भी बातें होगी सबको आपको देख लेना है। देखिए 28 में कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो वन क्षेत्र है, क्या है, वन क्षेत्र है, ठीक ना, निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो वह है आपको सुंदरबन डेल्टा। और याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो वह आपको सुंदरबन डेल्टा है। जो आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो है आपको क्षेत्र है उसे क्या है कि आपको यह मिलकर बना है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी। तो याद रखिएगा कि गंगा को बांग्लादेश में जो है वो आपको पद्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जो है आपको जमुना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। लेकिन अब जब इस दोनों की संयुक्त जलधारा एक साथ मिलती है तो इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता था, आपको मेघना कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखिएगा कि जो तिब्बत है वहां पर इसको सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो नदी से संबंधित प्रश्न भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 29 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि कालिदास सम्मान जो है यह पुरस्कार किस राज्य ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन देखिए, कह रहा है पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। तो देखिए, तो कालिदास पुरस्कार जो है ना वो आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 1980 में। और यह महाकवि कालिदास के सम्मान में। और कालिदास को हम लोग भारत का क्या कहते थे, आपको शेक्सपियर भी कहते हैं। तो साथियों ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे कि आपको दरबार में रहा करते थे। तो सारे चीज आप बढ़िया से देख लोगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। चलिए अगला कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1916 में होती है। 1916 यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलिए हम इसको सी नंबर को बना दिए 1916, ठीक है ना। देखिए यहाँ से फिर पूछेंगे कि भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुई थी। तो देखिए, तो भारत में सबसे पहले मद्रास, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बम्बई और आपको कोलकाता, क्या है, कोलकाता। यहाँ पर जो है आपको तीनों जो है उच्च न्यायालय स्थापित होता है 1862 में। तो यह आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछेंगे तो वो आपको कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय वो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। और अभी जो देश में हाई कोर्ट की संख्या है मेरे भाई वो आपको कितनी है, तो वो आपको 25 है, ठीक है ना। और 25वां उच्च न्यायालय कौन है, तो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो देखिए, तो उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी लिस्ट है आप उसे बढ़िया से देख लोगे। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।